रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 11। दिशा की बातें सुन माहिर को अंदर ही अंदर अजीब सा फील हुआ। उसकी बातों में वे दर्द साफ दिखाई दे रहा था, पर माहिर तो माहिर था, उसका पत्थर दिल पिघला नहीं। वह बिना कुछ कहे वहां से तेज रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। दिशा की बातें कहीं न कहीं उसे चुभने लगी थी। करीब रात के 2 बजे जब दिशा ने पूरा घर साफ सफाई कर लिया, अब उसे भूख का एहसास होने लगा। पर बेचारी खाए तो खाए कहाँ से? अभी एक भी सर्वेंट वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते दिशा किचन में जाकर इधर उधर देखने लगी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुआ कि वह कुछ लेकर खा सके। किचन के स्लैब से सटकर खड़ी हो गई और वहीं धीरे धीरे फर्श पे बैठ गई। वह यहाँ बैठे यही सोच रही थी कि यहाँ से वह निकले कैसे। इस वक्त तो कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा, यही मौका है कि वह यहाँ से निकल सके। दिशा किचन में से निकल के लिविंग एरिया में आई। उसका ध्यान मेन डोर पर था, पर मेन डोर इस वक्त अंदर से बंद था। दिशा ने सोचा कि यहाँ पर कोई नहीं है, वह मेन डोर से आसानी से निकल सकती है, और उसने जैसे ही कांपते हुए हाथों से डोर को हाथ लगाया कि तभी पीछे से सर्वेंट ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, कहाँ भागने का इरादा है तुम्हारा? उसकी आवाज़ सुनते ही दिशा डर से कांपने लगी। उसका यह हालत देख सर्वेंट उसके पास आके कहा, सच सच बोलो, भागने वाली थी ना तुम? दिशा ने डरते हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं भाग नहीं रही थी, मैं बस। दिशा इतना ही बोली थी कि सर्वेंट ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, रात को मैं बॉस को नहीं बता सकता, पर सुबह होते ही तुम्हारी कंप्लेन जरूर करूँगा। बाहर गार्ड खड़े हैं, अगर तुम भागी तो शूट आउट कर देंगे, जान से मार देंगे तुम्हें, समझी पागल लड़की। सर्वेंट इतना बोल वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद दिशा वापस किचन में आकर नीचे फर्श पर बैठ फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने दादा दादी और अपनी छोटे भाई के बारे में सोच सोच के उसका बुरा हाल हो रहा था। ऐसे ही रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गया और वह किचन में ही सो गई। यह नज़ारा माहिर अपने कमरे में बैठ के देख लिया था, क्योंकि उसे दिशा पर शक जो था, उसने अपने घर में हिडन कैमरा जो लगा रखा है। उसके घर के रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। माहिर तो अपने घर का कैमरा कभी चेक नहीं करता, पर दिशा के बारे में जानने के लिए वह आज कैमरा चेक कर रहा था, ताकि उसके बारे में कोई ठोस सबूत मिल सके। सुबह का वक्त सर्वेंट के चिल्लाने की वजह से दिशा की आंखें खुल गया और वह अपने हाथों से आंखों को मसलते हुए उठ खड़ी हो गई। माहिर के घर में मेल सर्वेंट ज़्यादा थे। उसके घर में एक ओल्ड लेडी सर्वेंट थी, जिसकी उम्र 50-55 के करीब होगी, जिसका नाम सविता था। उनको यहाँ पर काम करते हुए 35 साल हो गया रहेगा। जब माहिर के पेरेंट्स थे तब से वह यहीं काम कर रही हैं। सविता आंटी का नेचर माँ की तरह था। वह माहिर को माँ की तरह प्यार देती थी। वहीं माहिर भी बचपन से उन्हें कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि अगर वह कुछ कह भी देती तो माहिर उनकी बातें मान लेता है। माहिर ने कल जब दिशा को घर लेकर आया तो सविता आंटी को यही लगा कि वह इस लड़की को पसंद करता होगा, इसलिए लेकर आया है। पर जब उन्होंने यह सब नज़ारा देखा तो उन्हें दुख होने लगा कि माहिर किसी लड़की के साथ ऐसा सुलूक कर रहा है। दोपहर के समय में दिशा ने आसपास देखा कोई नहीं था, तो उसने लिविंग एरिया में लैंडलाइन का फ़ोन उसे दिख गया। उसने सोचा क्यों ना अपनी दादी से एक बार बात कर ले, और उसने मौका ढूंढते ही जल्दी से सोफे के आड़ में बैठ कॉल डायल करने लगी कि उतने में माहिर ने उसे पकड़ लिया। दिशा ने अभी सिर्फ उसे नंबर डायल की थी, यहाँ तक कि रिंग जाने लगा था। दिशा ने जैसे कान पर फ़ोन लगाई कि पीछे से माहिर ने अचानक से उसे पकड़ लिया। जैसे उसने नज़र उठाकर माहिर को देखी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह मरने के कगार में आ गई। माहिर ने उसके हाथ से फ़ोन ले अपने कान पर लगाया और माहिर अपने गुस्सैल नज़रों से दिशा को घूर रहा था और तेज़ आवाज़ में कहा, तो तुम्हारा ये प्लान था, मेरे घर से तुम उन्हें इन्फॉर्मेशन दोगी?
कॉल के दूसरी साइड से कॉल किसी ने रिसीव कर लिया और हेलो हेलो कहने लगी। माहिर ने वह फ़ोन कान पर लगाया ही था। यह किसी बुजुर्ग महिला की आवाज़ थी। वह महिला लगातार हेलो हेलो बोले जा रही थी और साथ ही साथ में ये भी कह रही थी, अगर बात ही नहीं करना तो कॉल क्यों लगाया है। माहिर ने कॉल कट कर दिया और दिशा की बाहें पकड़ गुस्से से कहा, तो इस गेम में यानी तुम लोगों का बहुत बड़ा टीम है, जो कि औरतें भी शामिल है। ठीक है, धीरे धीरे मैं सब पता लगा लूँगा। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। अथर्व सुबह से शगुन के न घर का न शॉप का व्यू नहीं देखा। वह अपने डेली रूटीन में लगा हुआ था। वह जिस तरह से शगुन के तरफ वह अट्रैक्ट हो रहा था, उसने स्टॉप करने के लिए सोच लिया था कि वह ज़्यादा उस लड़की के बारे में नहीं सोचेगा और न ज़्यादा देखेगा। उसने उसे इग्नोर करना चालू कर दिया। देखते देखते शाम हो गया। सुबह से लेकर शाम तक अथर्व लैपटॉप ऑन नहीं किया, पर शाम होते ही उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि एक बार देख ले। वो अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज होने लगा। शाम को कॉफ़ी पीने के वक्त न चाहते हुए भी उसने आखिरकार लैपटॉप ऑन कर ही दिया, क्योंकि उसका दिल उसके दिमाग पर जोर दे रहा था और उसने उसके घर का व्यू देखना चालू कर दिया। शाम के वक्त में उनके घर में सभी लोग मौजूद थे। बहुत चहल पहल का वातावरण था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वे लोग कहीं जा रहे हैं। सभी लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि माया जी लगातार अपनी दोनों बेटियों को कहे जा रही थी, जल्दी चलो, पूजा है। तुम दोनों तो इतनी सज धज रही हो कि कहीं पार्टी या शादी में जाना है। श्याम जी अंदर आते हुए बोले, जल्दी करो, बेटी और दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। बेटी के ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि हमारी बहू के मायके वाले इतना लेट आ रहे हैं। शगुन बेडरूम में से निकलते हुए बाहर आई और बोली, मम्मी मुझे मत कहो, राशि दीदी को कहो, उन्हें ही बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, जैसे कि पूजा में नहीं उन्हें कोई देखने आने वाला है। अथर्व कॉफ़ी का सिप लेना ही भूल गया, क्योंकि शगुन इस वक्त लाइट बेबी पिंक कलर का सलवार सूट पहनी थी। यह ड्रेस बहुत ही सिंपल था और उसने अपने बालों को हाई पोनी बनाई थी, फिर भी इस ड्रेस में वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी। अथर्व अपने मन ही मन खुद से कहने लगा, ये लड़की इतनी सिंपल ड्रेस पहनी है, फिर भी इतनी ब्यूटी कैसे दिख सकती है। ये बोलते वक्त वह वापस कॉफ़ी पीना चालू कर दिया। तभी शगुन के घर में उनके कॉलोनी का एक लड़का प्रिंस आया। माया जी ने कहा, आओ बेटा बैठो। प्रिंस अंदर कदम रखते ही कहा, आंटी आप सब कब तक निकल रहे हैं। माया जी ने कहा, बेटा अभी हम जस्ट निकल ही रहे हैं। प्रिंस अपनी नज़रें उनके घर में इधर उधर घुमाया जा रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रहा है कि तभी शगुन और राशि दोनों कमरे से बाहर आई। प्रिंस ने जैसे शगुन को देखा कि वह सोफे से उठ खड़ा हो गया और शगुन को एकटक देखने लगा। प्रिंस और शगुन बचपन से ही दोस्त हैं। प्रिंस शगुन को पसंद करता है, ये बात शगुन के घर वालों से लेकर कॉलोनी में सभी को पता है और ये भी पता है कि प्रिंस शगुन के सिवाय किसी और को नज़र उठाकर नहीं देखता। वहीं शगुन उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। वह उससे दोस्त के नाते हमेशा बातें किया करती है, पर प्रिंस बार बार एक ही रट लगाए रहता है कि वह शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ शगुन से, वरना ऐसे ही रह जाएगा। प्रिंस का भी दमदम सिटी में मेन मार्केट में शॉप है और शगुन का दिमाग अपने शॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। उसे इस तरह काम करता देख प्रिंस और भी प्राउड फील उस पर करता रहता है और उसे बार बार यही कहता कि हम दोनों शादी होने के बाद एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। उसकी पचकानी बातों से शगुन हमेशा इरिटेट होती रहती है। जब उसने शगुन को इस लाइट बेबी पिंक कलर ड्रेस में देखा तो उसकी तारीफ करते हुए कहा, शगुन तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो, क्या राज है तुम्हारी इन खूबसूरती का। राशि ने जब प्रिंस के मुंह से ये सुनी तो वह हंस के वहाँ से चली गई और उसको इस तरह खुद पे हंसता देख शगुन चिढ़ गई। प्रिंस ने शगुन को देख आगे कहा,
तुम मेरे साथ पूजा में चलना, बाकी सबको जाने दो। शगुन प्रिंस पर चिढ़ते हुए बोली, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा पूजा में जाने के लिए। इतना बोल वह अपने पापा को ढूंढने लगी, क्योंकि वह अपने पापा के साथ जाना पसंद करेगी, पर इस लड़के के साथ नहीं, क्योंकि यह पूरे रास्ते या पूजा होने तक उसका दिमाग खा जाएगा। कुछ ही देर में सभी लोग घर से निकल गए। श्याम जी बाहर आकर खड़े थे। उनके पास शगुन भी आकर खड़ी हो गई। राशि के साथ प्रिंस भी साथ में बाहर निकला। शगुन के पास आके खड़ा हो गया। माया जी ने घर के सभी लाइट्स बंद किया और बाहर आके घर का मेन डोर लॉक किया। वे सभी पूजा करने के लिए चले गए। वहीं दो आंखें कब से सब देखे जा रहा था। प्रिंस को देख अथर्व ने कॉफ़ी पिया ही नहीं। श्याम जी के घर में अब अंधेरा हो गया था। अथर्व अब कुछ देख नहीं सकता और देख के भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। सबके जाने के बाद अथर्व को अजीब सा फील करने लगा। प्रिंस को देख उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। न जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बुरा लगा। वह अब फिर से शगुन के बारे में सोचने लगा। वह सुबह से यही सब सोच रहा था कि वह शगुन को इग्नोर करेगा, पर उसे ऐसा करना हुआ नहीं। अब फिर से न चाहते हुए उसी के बारे में सोचने लगा। वह अंदर ही अंदर बेचैन होने लगा। माहिर अपने ऑफिस पहुंच गया था। उसे जो दोपहर में जो कुछ भी हुआ था वह सब याद किए जा रहा था। विशाल को उसने अपने कैबिन में बुलवाया। उससे कहा, आज जो उसके घर से कॉल बाहर गया है, इन सब के बारे में मुझे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। माहिर का ऑर्डर सुन विशाल अपना सिर हाँ में हिलाकर कैबिन से बाहर चला गया और उसने माहिर के डिटेक्टिव को बुलवाकर उसे कहा कि दोपहर के सारे कॉल्स रिकॉर्ड निकाले, जो जो उसके बॉस के घर से बाहर कॉल गए हैं। 1 घंटे के अंदर यह सब रिपोर्ट चाहिए। 1 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट आ गए थे। कुछ कॉल माहिर के रिलेटेड थे, जो कि सविता आंटी ने कॉल रिसीव किया था, और जो दोपहर का कॉल दिशा ने लगाया था वह नंबर भी उस लिस्ट में था। माहिर ने वह टाइम के हिसाब से समझ गया कि यही नंबर था। माहिर ने विशाल की तरफ देख कहा, विशाल, इस नंबर पर तुम कॉल लगाओ और पता लगाओ यह किसका नंबर है, और इसका रिकॉर्डिंग भी कर लेना ज़रूर। उससे हमें कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। कैबिन में इस वक्त 3 लोग मौजूद थे, माहिर, विशाल और डिटेक्टिव। विशाल ने वह नंबर डायल किया। 2-4 रिंग जाते ही किसी बूढ़ी महिला की आवाज़ आया। हेलो, कौन? आवाज़ से ही पता चल रहा था कि बूढ़ी औरत बहुत स्लो बातें कर रही है। इधर से विशाल ने बोला, नमस्ते आंटी, क्या हमारी बात विजय जी से हो सकता है? कॉल के दूसरी ओर से बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम्हें कौन चाहिए? यहाँ कोई विजय नाम का इंसान नहीं रहता। इतना बोल कॉल कट हो गया। उसके बाद माही ने कहा, 5 मिनट के बाद वापस कॉल करो। माहिर के कहने पर विशाल 5 मिनट रुका। उसके बाद उसने वापस कॉल लगाया। विशाल को सोचते हुए आगे कहा, क्या दिशा वर्मा का घर यही है? दिशा का नाम सुनते ही वह बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। रोती ही आवाज़ में बोली, तुम कौन बोल रहे हो बेटा? मैं उसकी दादी हूँ। मेरी बच्ची कहाँ है? 15 दिन के ऊपर हो गया है। मेरी बच्ची का अभी तक पता नहीं चला कहाँ है, किस हाल में है। कॉल स्पीकर पर होने के नाते सभी लोग कॉल सुन रहे थे। उस बूढ़ी औरत की आवाज़ में बहुत दर्द था, जो साफ साफ सुनाई दे रहा था। उस बुढ़िया की आवाज़ से कहीं न कहीं माहिर को भी बुरा तो लगा। विशाल ने तुरंत बात पलटते हुए आगे कहा, मैं उनके कॉलेज से टीचर बात कर रहा हूँ। दिशा बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आ रही, इसलिए कॉल लगाया। जिस पर दिशा की दादी ने कहा, बेटा तुम्हें कैसे नहीं पता चला? यहाँ तो पूरा गांधीनगर में सबको पता चल गया है कि दिशा मेरी बच्ची 15 दिन से लापता है। दादी इतना बोलकर और भी रोने लगी, जिस पर विशाल ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा,
हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था। इतना बोल विशाल ने कॉल काट दिया। वह कॉल कट करते ही एक बार माहिर की तरफ तो एक बार डिटेक्टिव की तरफ नज़र घुमा के देखने लगा और अपना हाथ अपने फेस पर फेरते हुए कहा, एक बात कहूँ सर, आपको मेरी बात बुरा लगेगा, उसके लिए सॉरी, बट मुझे यह लड़की कहीं न कहीं सच लग रही है। माहिर भी विशाल की बातों से एग्री हो रहा था, पर वह अपने मन में सोचा, वह उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया। पर उसका दिमाग अभी भी कहीं न कहीं उस पर शक था, क्योंकि वह दिल्ली वाला हादसा भूल नहीं सकता और उनके दुश्मन तो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वह इतना आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। रात का समय। अथर्व कई दफ़ा अपना लैपटॉप ऑन करके देख चुका था, पर उसे श्याम जी के घर का अभी भी अंधेरा ही छाया हुआ था। इसका मतलब वे लोग अभी तक घर लौटकर नहीं आए, जिसके चलते अपने काम में लग गया, जैसे फ्रेश होना, डिनर करना और कल के शेड्यूल, कुछ प्रोजेक्ट सब देखने लगा। बहुत देर तक वह अपने काम में बिजी रहा। इन बीच में एक बार भी शगुन के घर का व्यू नहीं देखा। जब उसने वॉच में टाइम देखा तो 11:15 बज चुके थे। अब वह सोने टाइम हो चुका था। देर रात 11:15 बजे अथर्व भी सोने की कोशिश करने लगा। पहले उसने सोचा एक बार और चेक कर ले। झट से उसने लैपटॉप चालू किया तो श्याम जी के लिविंग एरिया का लाइट ऑन दिखा, पर उसे शगुन कहीं दिखाई नहीं दी। वह तुरंत उसके बेडरूम का व्यू देखने लगा तो शगुन बिना कपड़े चेंज किए पेट के बल सोफे पर सोई थी और कुछ ही देर में उनके पूरे घर का वापस लाइट बंद हो गया, जिसे देख अथर्व भी लैपटॉप बंद कर दिया और खुद बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग। संडे। आज संडे था तो आज शगुन को सुबह से ही शॉप में जाकर बैठना था। उसके बाबा मेन सिटी दमदम गए हुए थे शॉप का सामान लाने के लिए, इसलिए वे सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर शॉप पर चली गई। वहीं जब अथर्व सो के उठा तो उसने बिना फ्रेश हुए सबसे पहले लैपटॉप ऑन किया और शगुन के घर का व्यू देखने लगा, तो इतनी सुबह सुबह उसे शगुन दिखाई नहीं दी। उसने झट से उसकी शॉप का व्यू देखने लगा तो आज शगुन सुबह से ही बिजी थी। सुबह सुबह ग्राहक दूध लेकर जा रहे थे। आज सुबह से बबलू भी शगुन का हाथ बटा रहा था, क्योंकि उसके भी स्कूल की छुट्टियां थी। 8 बजते ही जैसे दूध खत्म हो गया तो शगुन शॉप के दूसरे काम में बिजी हो गई। तभी उनके शॉप में प्रिंस आया। प्रिंस को देख शगुन ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। प्रिंस ने बबलू को देख कहा, बबलू तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है कि तुझे शगुन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तुम दोनों का आज़ादी देख मुझे बहुत जलन हो रहा है। जिस पर बबलू ने कहा, मैं कहाँ आज़ाद हूँ भैया, क्या इसे आज़ादी कहते हैं? मेरी तो हमेशा बैड लक ही रहता हूँ। प्रिंस ने शगुन के तरफ देखा और शगुन तुम? शगुन ने कुछ सोचते हुए प्रिंस के तरफ देखी और बोली, मैं अभी आज़ाद नहीं हूँ। पता है मैं कब आज़ाद हो जाऊँगी? जब मेरे यह लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा और 4 महीने के बाद मैं पूरी तरह आज़ाद हो जाऊँगी। समझो, और 4 महीने में गुलाम हूँ। शगुन की बातें सुन प्रिंस और बबलू जोर जोर से हंसने लगे। प्रिंस अपनी हंसी रोकते हुए आगे कहा, देख लेना ये 4 महीने यूं ही कट जाएंगे। मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम हो जाओगी, पर मैं चाहूँगा कि तुम मुझे अपना गुलाम बना लो। शगुन चिढ़ते हुए प्रिंस के तरफ देखी और उसे उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मैं और तुम्हारी गुलाम? पागल हो गए हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे? मैं हमेशा आज़ाद रहूँगी, देख लेना। शगुन की बातें सुन प्रिंस मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, पर याद रखना तुम भी एक दिन प्यार में गुलाम बन जाओगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि प्रिंस सही कह रहा था। काश मैं प्रिंस की बातें पहले ही मान लेती।
प्रिंस इतना बोलकर शगुन के शॉप से चला गया। उसके जाते ही बबलू हंसने लगा। बबलू को हंसता देख के शगुन बोली, तू क्यों उसकी बातों पर हंस रहा है? उसने कौन सा इतना अच्छा बात किया है जो तुझे बड़ी हंसी आने लगा? ऐसी बात नहीं है शगुन दीदी, मुझे तो इस बात पर हंसी आ रहा है कि आपने कहा ना 4 महीने के बाद आपको आज़ादी मिलेगा। शगुन ने कहा, तो क्या? तुझे क्या पता ये 4 महीने कब कटेगा? और सिर्फ मुझे 120 दिन कॉलेज जाना है। उसमें से 16 दिन संडे निकाल दे तो बचेगा 104 दिन। उसमें से मैं खुद 4 छुट्टियां ले लूँगी। फिर उसके बाद 100 दिन बचेंगे मेरे पास। उसमें से भी कुछ फेस्टिवल आ गया तो वे छुट्टियाँ। फाइनली उसके बाद आज़ादी, 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 आज़ादी। शगुन आज़ादी आज़ादी का रट लगाए शॉप में काम करने लगी कि बबलू बोल पड़ा, अरे शगुन दीदी, इतना भी पहले से खुशियाँ मत मनाओ। कहीं ऐसा ना हो आज़ादी तो दूर, कहीं आप हमेशा के लिए गुलाम हो गई तो? सुबह सुबह बबलू के मुंह से अनाप शनाप बातें सुन शगुन आंख दिखाते हुए बोली, मैं और किसी की गुलाम इस जन्म में तो कभी नहीं। तुझे तो पता है मेरा कोई सगा भाई नहीं है। मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गया, राशि दीदी भी चली जाएंगी। उसके बाद इस शॉप और घर की मैं ही मालकिन हूँ। मैं अपना नाम शगुन नहीं सचिन रख लूँगी। दूसरी तरफ अथर्व कॉफ़ी पीते पीते शगुन की सारी बातें सुन रहा था। उसके फेस पर शातिर स्माइल आ गया। उसकी यह स्माइल उसके सिवाय उसे कोई नहीं समझ सकता। अथर्व कॉफ़ी का एक सीप लेते हुए खुद से कहा, तो तुम्हें आज़ादी चाहिए तो 120 दिन रह गए हैं तुम्हें आज़ाद होने के लिए। ओके, नॉट बैड बेबी। क्या हो अगर तुम हमेशा के लिए गुलाम हो गई तो? अथर्व के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। वह आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये भी कोई नहीं बता सकता, पर कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है, पर क्या, वह तो वक्त ही बताएगा। मुंबई माहिर का घर। कल दोपहर से माहिर ने दिशा को एक बार भी नहीं देखा। जब से उसकी दादी से बात हुआ था उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि दिशा सही बोल रही है, पर उसका दिमाग शक करने पर उसे मजबूर किए जा रहा था। और जब तक वह पूरी तरह पता नहीं लगा लेता तब तक वह उसे जाने नहीं दे सकता। उसके बाद वह खुद उसे आज़ाद कर देगा। कल रात को माहिर देर से घर गया था और सुबह होते हुए जल्दी से ऑफिस आ गया था। इन बीच उसने दिशा को एक बार भी नहीं देखा। अब जाके उसने सोचा कि एक बार वापस कैमरा चेक कर ले। माहिर ने जैसे अपने घर का कैमरा ऑन किया तो उसे लिविंग एरिया में एक भी सर्वेंट नज़र नहीं आ रहे थे। तभी उसे किचन की ओर से 2 सर्वेंट बाहर आते दिखाई दिए और 2 सर्वेंट ने दिशा को पकड़ के बाहर ला रहे थे। उनके साथ में सविता आंटी भी बाहर आ रही थी। वह इस वक्त बहुत ही घबराई हुई थी, जो माहिर देखता ही रह गया। दिशा बेहोशी की हालत में थी। सर्वेंट ने सोफे पर दिशा को लेटा दिया। इधर ऑफिस में बैठा माहिर तुरंत सविता आंटी को कॉल लगाया। माहिर का कॉल देख सविता आंटी ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। माहिर कुछ कह पाता कि उसके पहले ही सविता आंटी बोल पड़ी, माहिर बाबा तुम जल्दी से आ जाओ, वह लड़की ना बेहोश हो गई है। सविता आंटी की घबराई हुई आवाज़ सुन माहिर भी टेंशन में आ गया। उसने पूछा, पर कैसे बेहोश हो गई? क्या उसने कुछ कर लिया है? नहीं माहिर बाबा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं वह कब से बेहोश पड़ी है। माहिर ने सविता आंटी से कहा, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, 5 मिनट में वह पहुँच जाएंगे। मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। माहिर इतना बोल कॉल कट कर दिया। वे खुद परेशान होने लगा, आखिर इस लड़की को हुआ क्या। माहिर कैबिन से निकल सीधे कार में आके बैठा और घर जाने के लिए रवाना हो गया।
जब माहिर घर पहुंचा तो उसके आने से पहले ही डॉक्टर घर आ गए थे। उन्होंने दिशा का चेकअप करना स्टार्ट कर दिया। दिशा को इस वक्त गेस्ट रूम में रखा गया था। सविता आंटी ने ही परमिशन दिया कि वह उसे गेस्ट रूम में रखा जाए। माहिर जैसे लिविंग एरिया में आया तो सर्वेंट ने उसे बताया कि वह लड़की गेस्ट रूम में है। माहिर लंबी कदम भरते गेस्ट रूम में पहुंचा। इस वक्त कमरे में दिशा के साथ सविता आंटी और डॉक्टर को छोड़ कोई नहीं था। दिशा के हाथ में सलाइन ड्रिप लगा हुआ था। वह अभी भी बेहोश थी। माहिर अंदर आते कहा, डॉक्टर क्या हुआ है इसे? डॉक्टर नोटपैड पर मेडिसिन्स लिख रहे थे। माहिर की आवाज़ सुनते ही पीछे पलटकर देख कहा, मिस्टर आहूजा आप आ गए। ये दवाइयाँ लिख दिया हूँ, मुझे अभी इसी वक्त मेडिसिन्स चाहिए। माहिर डॉक्टर के हाथ से पेपर लिया और सविता आंटी से कहा, नीचे जाके किसी सर्वेंट को कह दे कि जल्दी से मेडिसिन्स लेकर आए। सविता आंटी हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद माहिर डॉक्टर से फिर पूछा, आप मुझे डिटेल्स में बताइए, आखिर इसे हुआ क्या है? डॉक्टर ने माहिर के तरफ देख कहा, मिस्टर आहूजा ये कैसी लापरवाही है आप सबकी। ये लड़की मरने का वक्त आ गया था, कुछ ही घंटे थे इसके पास। अच्छा हुआ आप सबने वक्त रहते मुझे बुला लिया। मरने का शब्द सुन माहिर तो घबरा ही गया। आखिर ये मर कैसे सकती है? माहिर के दिमाग में इस वक्त कई सवाल घूम रहे थे। वह डॉक्टर से और भी डिटेल्स में जानने के लिए फोर्स करने लगा। डॉक्टर ने कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि आप सब ने इन्हें इतने दिनों से भूखा रखा है। इनके शरीर की नस सूख रही हैं। क्या आप सबको नज़र नहीं आया? उसका कब से बॉडी चेक कर रहा हूँ। अगर इन्हें वक्त रहते होश नहीं आया तो इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। इनका यहाँ इलाज करना ठीक नहीं है। डॉक्टर की बातें सुन माहिर चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि डॉक्टर क्या कह रहा है, जिसके चलते माहिर वापस पूछ पड़ा, क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे इसे हुआ क्या है? देखिए मिस्टर आहूजा, पेशेंट्स को लंबे समय से ठीक से ना खाने पीने की वजह से इन्हें कमजोरी आ गया है। माना हम कभी बिजी लाइफ में ठीक से खा पी नहीं पाते हैं, पर इन्हें तो ऐसा देखकर लग रहा है कि इन्हें उतना ही खाने को दिया जाता है जितना कि इनकी सांसें चल सके। इसके अलावा इन्हें खाना नहीं दिया गया है और आज का बेहोश होने का कारण यही है। इन्होंने लगातार 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए यह बेहोश हो गई हैं और इनको रिकवरी करने के लिए भी काफ़ी समय लगेगा। इनका बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर ये ठीक होंगी। नहीं तो ऐसा ही रहा तो इनकी बॉडी जवाब नहीं देगी। ये कभी भी मर सकती हैं। साफ शब्दों में यही मैं कह सकता हूँ। माहिर डॉक्टर की बातें सुन तो दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा, क्या सच में ये लड़की बिना खाए पिए हैं? क्या यहाँ पर भी आके इसने कुछ खाया पिया नहीं, या यह वहाँ पर थी तो इसे खाना नहीं दिया जाता था? माहिर कश्मकश में पड़ गया था। उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि वह कभी भी मर सकती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं चुभन होने लगा था। माहिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, डॉक्टर आप इसका जैसे इलाज करना चाहते हैं कीजिए, पर इसे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। इसे कुछ होना नहीं चाहिए। जिसे सुन डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आहूजा ये तो होश में आ जाएंगी, पर इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये कम एज की बच्ची हैं, इसलिए इनकी बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अगर इनकी जगह कोई और कमज़ोर बॉडी या ज़्यादा एज का इंसान रहता तो वह झेल नहीं पाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? माहिर ने डॉक्टर की बातें सुन हाँ में सिर हिला दिया और डॉक्टर ने आगे कहा, जब तक इन्हें होश नहीं आता मैं तब तक यहीं रुका हूँ। दोपहर का समय। दिशा को धीरे धीरे होश आना शुरू हो गया और जब उसने पूरी आंखें खोल कर देखी तो
वह इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथों में सलाइन ड्रिप लगा हुआ था, जिसे देख वह उठने की कोशिश की कि तभी उसकी नज़र साइड में गया। उसने डॉक्टर को देख लिया। दिशा को होश में देख डॉक्टर उसके पास स्माइल करते हुए आए। आते ही उन्होंने कहा, तुम उठने की कोशिश मत करो, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, तुम लेटी रहो। दिशा को यहाँ तक कि बोला नहीं जा रहा था, फिर भी वह बोलने की कोशिश कर रही थी। उसने टूटे फूटे शब्द बोली, मैं कहाँ हूँ? जिसे सुनकर डॉक्टर ने फिर से स्माइल करते हुए कहा, तुम अपने घर हो और तुम्हें वीकनेस बहुत आ गया है, तुम्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर की बातें सुन दिशा चारों तरफ नज़र घुमाई। ऐसा आलीशान घर देख वह समझ गई कि वह अपने घर पर तो नहीं है, यह कहीं और ही है कि तभी रूम में माहिर एंटर हुआ और उसके अंदर आते ही दिशा उसकी ओर देखी तो फिर से डरने लग गई। दिशा का डरा हुआ चेहरा डॉक्टर और माहिर ने देख लिया। माहिर को देखते ही दिशा ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, जो कि माहिर साफ उसे देख सकता था। दिशा ने जिस तरफ फेस किया था, माहिर उसी तरफ जाके बेड पर बैठा और बहुत ही पोलाइट आवाज़ में बोला, अब कैसी हो तुम? माहिर की आवाज़ जैसे दिशा के कान में गया कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे, पर उसने एक बार भी अपनी नज़र उठाकर माहिर की ओर नहीं देखी। माहिर उसकी तकलीफ़ देख सकता था, पर उसका इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं था। उसे पता था कि वह कुछ भी कहेगा तो दिशा को यकीन नहीं करेगी। डॉक्टर ने माहिर से कहा, मिस्टर आहूजा, मैंने आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको फॉलो करना होगा और टाइम टू टाइम इन्हें मेडिसिन्स भी देना होगा, तब जाकर यह जल्दी रिकवर होंगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। मैं टाइम पर आकर चेकअप कर लूँगा और कुछ प्रॉब्लम वाली बात हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। माहिर ने हाँ में सिर हिला दिया और डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने चला गया। छोड़कर वह वापस अंदर आया। दिशा ने माहिर को देख अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसकी आंखों के कोने से आंसू गिर रहे थे। माहिर ने अब सोच लिया था, जो भी हो, पर इसके ठीक होते ही वह इसके घर छोड़ आएगा। माहिर ने अब ठान लिया था, अब बस इसके आगे वह ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे इसकी जान को खतरा हो। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता, दमदम सिटी। देखते देखते धीरे धीरे दिन ढल गया। शाम का समय। आज दुर्गा पूजा था। बंगाल में दुर्गा पूजा हो और लोग शांति से रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्याम जी ने जल्दी दुकान बंद कर दिया था। शाम को उन सबको कॉलोनी के बाहर बहुत बड़ी पूजा रखा हुआ था। दूसरी तरफ अथर्व ने देखा शॉप जल्दी बंद होते, सोचने लगा, लगता आज भी ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। अथर्व उनके घर का व्यू देखने लगा तो उनके घर में माया जी और राशि रेडी हो रही थी। वाइट एंड रेड कलर की साड़ियाँ पहनी थी। अथर्व उन दोनों को नहीं देखना था, उसे तो सिर्फ और सिर्फ शगुन को ही देखना था। जब तक शगुन घर में नहीं आई तब तक के लिए अथर्व लैपटॉप स्क्रीन म्यूट कर दिया। संडे होने के नाते राशि तो जॉब पर गई ही नहीं थी। सभी लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे थे। राशि और माया जी दोनों कब से रेडी हो चुकी थी और जब श्याम जी और शगुन दुकान से घर आए तो माया जी ने कहा, जल्दी से आप दोनों रेडी हो जाइए, नहीं तो सब कहेंगे देखो ब्राह्मण हो कि यही लोग लेट आ रहे हैं। शगुन, जल्दी कमरे में जाके ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी रेडी हो जा। राशि ने कहा, मम्मी हमें चलना चाहिए, बाबा और शगुन आ जाएंगे। ये सुन माया जी ने कहा, नहीं, इस दुर्गा पूजा में वहाँ पर सभी लोग अपने परिवार के साथ ही आते हैं, हमें भी परिवार के साथ ही जाना होगा। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, उन दोनों को वक्त नहीं लगता तैयार होने के लिए। शगुन ने राशि से कहा, राशि दीदी मुझे साड़ी पहना दो।
राशि ने कहा। ठीक है, पहले तू नहा तो ले। शगुन तेजी से भागते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। उसे कुल मिलाकर 10 मिनट लगा नहाने के लिए। नहाने के बाद बाथरूम से सिर बाहर निकाल बोली, राशि दीदी ब्लाउज दे दो, मैं पहन लूँ। यह सुन राशि ने कहा, शगुन बाहर आ, पहले मैं तेरी बहन हूँ, प्रिंस नहीं, ओके। शगुन अपने शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ ब्रा और पैंटी पहनी थी। उसने टॉवेल से अपने बॉडी को कवर करके बाथरूम से बाहर निकली। राशि वापस ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ खुद का मेकअप करने लगी। उसे वापस मेकअप करता देख शगुन बोल पड़ी, राशि दीदी कितना मेकअप करोगी, जल्दी से साड़ी पहना दो। राशि अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते मिरर में से देखते बोली, शगुन बाल तो सुखा ले पहले, साड़ी पहनाने के लिए मुझे टाइम नहीं लगेगा। इटली रोम सिटी। अथर्व ने वापस लैपटॉप ऑन किया। शगुन के घर का व्यू देखने लगा। जैसे उसकी नज़र शगुन पर गया, उसे देख अथर्व एक पल के लिए पलकें झपकाना ही भूल गया। शगुन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ अपने बालों को सुखा रही थी। अथर्व कैबिन से उठ खड़ा हुआ, कैबिन में बना अटैच बेडरूम में चला गया, सोफे पर बैठ गया और हाथ में लैपटॉप ले एकटक शगुन को देखता रहा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसे यह सब नहीं देखना चाहिए, ये सही नहीं है। उसका दिमाग उसे मजबूर कर रहा था, पर उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। शगुन ने बाल सुखाने के बाद टॉवेल को जैसे अपने शरीर से अलग की, उधर अथर्व ने तुरंत लैपटॉप को थोड़ा नीचे झुका दिया। उसकी हार्ट बीट तेजी से धड़कने लगा। लैपटॉप को नीचे झुका अथर्व खुद से कहा, नज़र क्या कम थी घायल करने के लिए, जो आज तूने जुल्फे भी फैलाई है। अथर्व 2 मिनट लैपटॉप में नहीं देखा, पर उसका मन तो कर रहा था उसे देखे, क्योंकि न चाहते हुए भी शगुन अपने तरफ उसे खींच रही थी। अथर्व उसकी खूबसूरती में खोते जा रहा था। शगुन को लेके अथर्व के अंदर एहसास पनपने लगा। अथर्व के अंदर यह एहसास इतना उमड़ने लगा कि न चाहते हुए भी उसने तुरंत लैपटॉप अपने सामने कर उसे गौर से देखने लगा, जिससे बिल्कुल बेखबर अनजान शगुन ब्रा और पैंटी पर कमरे में तैयार होने लगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।